व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। धीरे धीरे जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ का, ठीक है, ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का जो इंक्रीज़ हो रहा है, किस लिए इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है उसके कारण, वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है या फिर वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। मतलब कि सन सोलर रेडिएशंस आती है वो अर्थ उसको कुछ ट्रैप कर लेती है और कुछ इमिट करती है ये जो गैसेस का मतलब एटमॉस्फेयर है, आउटर मतलब हाँ जो एटमॉस्फेयर है वो उसको री इमिट कर देता है अर्थ के टुवार्ड। तो इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वही ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अर्थ एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी बट रिफ्लेक्ट बैक सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, अर्थ जो है वो कुछ तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ को बैक कर देती है, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। वार्मिंग द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय एब्जॉर्प्शन एंड ट्रैपिंग ऑफ री रेडिएशन ऑफ अर्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अभी तो समझा दिया था। देखो जैसे कि ये अपनी अर्थ है, अर्थ गोल हो जाएगी, हाँ, अब उसके बाद ये अपना सोलर रेडिएशन अपनी आ रही है और ये अपना एटमॉस्फेयर है। ये रेडिएशन आई, कुछ तो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो गई और कुछ यहाँ पे आई, कुछ अर्थ ने अब्जॉर्ब कर ली, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। अब रिफ्लेक्ट हो गई तो इसमें से भी कुछ ही बाहर गई और कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर से अंदर आ गई। ये पूरा जो है, जो अर्थ में जितनी भी हीट रह जाती है जिसके कारण वो गर्म, हाँ, जिसमें उसमें हीटिंग इफेक्ट आता है, वही ग्लोबल वार्मिंग का कॉज होता है। ठीक है, द मेजर नॉन गैस कॉन्ट्रीब्यूटर टू अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लाउड है। ठीक है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस का कॉन्ट्रीब्यूटर है, जो नॉन गैस कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वो क्लाउड है। also absorb and emit infrared radiation and thus have an effect on radioactive properties of greenhouse gases। ठीक है, तो अल्टीमेटली वही पूरा कि नॉन गैस कंट्रीब्यूटर कौन है, अपना क्लाउड है, और ये भी एब्जॉर्ब करता है और इमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को, हैव एन इफेक्ट ऑन रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस की रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी पे भी उसका इफेक्ट है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या है ना। ग्रीन हाउस गैसेस आर दस गैसेस दैट एब्जॉर्ब एंड इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन इन द वेवलेंथ रेंज इमिटेड बाय द अर्थ। ग्रीन हाउस गैसेस वो हैं जो कि अर्थ जो रेडिएशंस इमिट करती है वो रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं, ट्रैप नहीं करती है, उसको री इमिट करती है, उसको एब्जॉर्ब करके फिर से इमिट करती है, तो वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। इन ऑर्डर द मोस्ट अबॉन्डेंट ग्रीन हाउस गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर की ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, अब नॉन ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है। नॉन ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में पार्ट नहीं लेती है, वो नॉन ग्रीन हाउस गैसेस है। द मेजर एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट नाइट्रोजन है, ठीक है, तो वो भी नॉन ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन भी नॉन ग्रीन हाउस गैस है, आर्गन भी। अब ये जो है ये नॉन ग्रीन हाउस गैसेस है। अब क्यों है, बिकॉज मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, monoatomic molecules such as organ have no net change in the distribution of their electrical charges when they vibrate। जब ये वाइब्रेट होते हैं तो इनके इसमें कोई भी वो नहीं होता, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस के नेट में कोई भी नेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब जब अगर वो वाइब्रेट भी कर रहे रहते हैं तो वो मोनोएटमिक ही रहेगा, डायटोमिक जो रहेगा उसके भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो है ये अगर वाइब्रेट होते हैं तो इनके नेट चार्जेस में चेंज होता है, इसीलिए ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ओके, अब
हैंस दे आर मोस्ट टोटली अनअफेक्टेड बाय इंफ्रारेड रेडिएशन, इसलिए ये जो है वो अनअफेक्टेड रहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन से। कौन से? मोनो एटॉमिक और डायोटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है, डायोटॉमिक गैसेस जो है। अल्दो मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। लेकिन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर शॉर्ट लिव्स, ये इनकी लाइफ स्पैन कम रहती है इन द एटमॉस्फेयर ओविंग टू देयर रिएक्टिविटी एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। क्योंकि जल्दी मतलब एक रिएक्ट भी जल्दी कर लेते हैं, सॉल्युबल भी होते हैं, इसीलिए। देयरफॉर दे डू नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसलिए ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ऑफन आर ओमिटेड व्हेन डिस्कसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, इसलिए ये जो रहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये उसमें उस बात में नहीं शामिल होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन इंड्यूस्ड। अच्छा, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब ह्यूमन के द्वारा किया गया है ना ग्रीन हाउस गैसेस। तो ह्यूमन ने ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या कंट्रीब्यूट किया है? तो CO2 का कितना कंट्रीब्यूशन है? 76% है ह्यूमन ने जो किया है। फिर CH4 मीथेन, ओके। फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, ये फ्लोराइड कार्बन्स है, और ये CFC है ना। अब ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल फॉर 100 ईयर्स है ना, ये वाला पोर्शन ये है। कंट्रीब्यूशन इसका कितना है? CO2 का 76% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 1% ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। CH4 का 16%। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने अभी तक नहीं देखा है इसका क्वेश्चन, तो मुझे नहीं पता कि इसको इतना डीपली पढ़ना चाहिए या नहीं, बस अपने को पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो CO2 कहाँ से इमिट होता है? डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज चेंज और बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, इससे CO2 रिलीज़ होती है। कंट्रीब्यूशन 76% है, और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है 100 ईयर्स है। मीथेन जो रहती है वो पैडी फील्ड से और बायोगैस प्लांट से रिलीज़ होती है, और इसका कंट्रीब्यूशन 16% है, और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 28% है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये कहाँ से? ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज़, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, डिनाइट्रिफिकेशन इन राइस फील्ड, इस सब से होती है। मतलब कहाँ से? ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज़, मतलब इसका जो धुआं निकलता है वहाँ से। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र वहाँ से भी हो जाएगी, और डिनाइट्रिफिकेशन इन राइस फील्ड, इसका 6% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है 265 है। और ये इनका फ्लोरोकार्बन्स का 2% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है। कितना? 11,000 से 23,000, और इधर CFC का जो है ये 10,000 है, जो कि रेफ्रिजरेटर से निकली है। और ये जो अदर फ्लोराइड कार्बनिक गैसेस है वो एयर कंडीशनर, फोम्स, एरोसोल्स, इन सब से निकली हुई, ठीक है। तो शायद समझ में आया हो, तो एक बार अपन देख लेते हैं, मतलब एक बार आप भी अच्छे से याद कर लेना। अब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड 3 ग्रुप्स ऑफ फ्लोरिनेटेड गैसेस, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन आर द मेजर एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। कौन कौन सी मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और फ्लोरिनेटेड गैसेस में हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ये सब क्योटो प्रोटोकॉल में मैनेज किया जाता है, जो कि 2005 में फोर्स में लाया था। और इमिशन लिमिटेशन स्पेसिफिक इन क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो है वो 2012 में एक्सपायर भी हो गया था। अब CFC जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मतलब ये सारी गैसेस जो है इनका अलग से चल रहा था क्योटो प्रोटोकॉल में। अब CFC जो है इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसीलिए इसको अलग से ही मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है ओजोन डिप्लीशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल वार्मिंग, इसलिए इसको अलग से मैनेज किया जा रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन एटमॉस्फेयर, कौन कौन से हैं अपने देख लिए थे।
कि वाटर वेपर है, क्लाउड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। इनमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है? वाटर वेपर का है 50%, क्लाउड का है 25%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 to 26%, मीथेन 4 to 9%, ओजोन 3 to 7%। ठीक है। हाँ, फिर इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर। ओके, क्या होता है इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का वर्ल्ड पे भी और एग्रीकल्चर पे भी? तो इंक्रीज ओवरऑल टेम्परेचर ऑन अर्थ, दैट इज़ अर्थ सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इन फर्स्ट ऑन सेंचुरी। ठीक है, इट हैज़ बिन 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इन द नेक्स्ट सेंचुरी। ओके, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, पहली बात। कितना इंक्रीज़ हुआ है? लास्ट सेंचुरी में 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यही टेम्परेचर जो है वो नेक्स्ट सेंचुरी में, मतलब अभी वाली जो अपनी 21st सेंचुरी जो चल रही है, इसमें 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ होने के चांसेस। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे, है ना, कॉजेज चेंजेस इन क्लाइमेट ट्रिमेंडसली। फिर रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन की आइस मेल्ट हो रही है। इंक्रीज सी लेवल रिजल्टिंग इन सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल एरिया। ठीक है, वो आइस के पिघलने से सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है और कोस्टल एरिया सबमर्ज हो रहे हैं, मतलब डूब जा रहे हैं। और वार्मर रीजन, वहाँ पे ड्रॉट आ रही है।